आज तक स्टोरीज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्राम, इससे पहले आप इस कहानी की 121 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 122 मुलाहिज़ा फरमाएं। तुम रेडियो ऑफिसर को एतमाद में लो और वो किसी और को एतमाद में लेगा। इस तरह रात के खाने तक ये कहानी जहाज़ के पूरे अमले में फैल जाएगी। मेरा ख्याल है कि तुम जहाज़ पर असलहा देखो और अपने एतमाद के 2-4 आदमियों को अरशे पर ममूर कर दो। खुले समंदर में चलते हुए जहाज़ के करीब कोई नहीं भटक सकता। दूसरी बात यह कि रोजाली का अमला मेरे लिए अजनबी है, मगर इनमें कोई भी आछी असला नहीं रखता। पूरे जहाज़ पर मेरे पिस्तौल के सिवा शायद ही कोई दूसरा हथियार मौजूद हो। इस बारे में तुम मामलात मुझ पर छोड़ दो। जहाज़ पर कोई हेलीकॉप्टर से ही कूद जाए तो और बात है, पर न समंदर से तो परिंदा भी हमारे जहाज़ पर नहीं मार सकेगा। चलते हुए जहाज़ के गिर्द सरकश मौजों का बहाव इस कदर खौफनाक होता है कि उसकी जद में आने वाले सीधे तय नशी हो जाते हैं। अपने मौजू का आगाज होते ही उसमें खुद एतमादी बहाल होने लगी थी। उसने बिस्तर छोड़ दिया और खामोशी के साथ 2 गिलास तैयार करने लगा। उससे पहले मैं उसके कैबिन में आया तो वो बियर पी रहा था, लेकिन उसने मुरव्वतन भी मुझे मदऊ करने की जरूरत महसूस नहीं की, क्योंकि उस वक्त वो मेरी तरफ से शुबहात में मुब्तला हो चुका था। मगर अब हमारे दरमियान बाहमी एतमाद का मजबूत रिश्ता इस्तवार हो चुका था। इस वक्त हम किस इलाके में सफ़र कर रहे हैं? उसके साथ मैं नोशी का आगाज़ करते हुए मैंने सवाल किया। हम इंग्लिश चैनल से गुजर चुके हैं और फ्रांस या बरतानिया की बहरी हदूद से बाहर बहिरा उकियानूस के बैनुल-अक़वामी पानियों में तकरीबन जनूब की तरफ सफ़र कर रहे हैं। कल दिन में किसी वक्त हम स्पेन के साहिल के करीब पोजीशन बदलकर स्पेन और पुर्तगाल के साहिलों से मुल्हिक खुले पानियों में होंगे, यानी हम अमलन हर कानून की पाबंदियों से आज़ाद हैं। इलाकाई समंदरी हदूद से बाहर बैनुल-अक़वामी बहरी कवानीन लागू होते हैं। कम अज़ कम किताबी हद तक समंदर में 1 इंच भी जगह ऐसी नहीं होती जहां सिरे से कोई कानून ही राज ना हो, उसने वजाहत के साथ बताया। और इलाकाई हदूद में उसी इलाके का कानून चलता है। मैंने अपनी मालूमात में इजाफे के लिए सवाल किया। हाँ, और इस बारे में हमें बहुत मोहतात रहना पड़ता है, क्योंकि बाज़ पड़ोसी मुल्कों के कवानीन एक ही चीज़ या अमल के बारे में इतने मुतज़ाद हो सकते हैं कि ज़रा सी चूक हमें मुजरिम बना सकती है। जहाज़ के स्टोर में जो सामान शामिल किया गया है गालिबन पाकिस्तान की बहरी हदूद में, वो भी गैर कानूनी होगा। मैंने कहा और वो बुरी तरह चौंक कर मुझे घूरने लगा। मैं तुम्हें कार्गो होल्ड का रुख करने की सख्ती के साथ ममानत की थी। उसने मुलामत हमें इस लहजे में कहा, मगर तुम पास नहीं आए। हमने तुम्हारी हदायत का पूरा एहतराम किया है। ये राज हमें स्लाइट ने खुद बताया था। वो सर झटक कर रह गया। ये स्लाइट भी अजीब आदमी है। रेडियो फ़ोन पर खुद मुझे हदायत की थी कि अपने अहम मामलात की तुम दोनों को हवा भी न लगने दूँ, और अहम तरीन बात खुद ही तुम्हें बता बैठा। लेकिन ये कान खोल कर सुन लो कि उसके बावजूद हम पाकिस्तान के किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। मैं कोई कस्टम ऑफिसर नहीं हूँ, मैंने हंसते हुए कहा। ये तुम भी जानते हो कि तुम पाकिस्तान में गैर कानूनी बरामद या साफ लफ्ज़ों में स्मगलिंग का इर्तिकाब करोगे। इस काम में खराबी यही है कि जब तक आदमी मखसूस साबितों के तहत पकड़ा ना जाए, खुद को मुजरिम नहीं समझता। हमारे मुल्क में हज़ारों आम शहरी ज़ाती सामान में बैरून मुल्क से ममनू और तिजारती मिकदार में अशिया लाते हैं और साफ निकल जाते हैं। जो 10-5 बदनसीबी से तर लिए जाते हैं, उन्हें अखबारात और सरकारी कागजात में स्मगलर करार दे दिया जाता है। फ़र्क बस इतना होता है कि स्मगलर सारे ही होते हैं, बच निकलने वाले कामयाब और पकड़े जाने वाले नाकाम स्मगलर होते हैं। तुम गलत समझ रहे हो। हम पाकिस्तान की समुद्री हदूद से 50 मील बाहर पार्टी को जहाज़ की डिलीवरी देंगे। जहाज़ को गोदी में ले जाना और मकामी कानून ज़ाब्ते पूरे करना उसी की जिम्मेदारी है। और तुम्हारी वापसी की क्या सूरत होगी? जो लांच रोसाली के लिए मकामी अमला लाएगी वही हमें दुबई पहुंचा देगी, जहां के लिए हमारे पास मुकम्मल सफरी दस्तावेजात हैं। दुबई से हम त्यारा लेकर लंदन आ जाएंगे। तुम्हारे साथ तो जहाज़ पर काफ़ी अमला मौजूद है, क्या ये सब एक लांच में समा जाएंगे? मैंने हर से पूछा। लांच बड़ी हो तो उससे ज़्यादा मुसाफिर ले जा सकती है, लेकिन जहाज़ डिलीवर करते वक्त जहाज़ पर सिर्फ 6 अफराद होंगे। बाकी अमला रास्ते की बंदरगाहों पर ऑफलोड होता जाएगा। इस सिलसिले में ईंधन के साथ ही जिब्राल्टर के लिए क्लियरेंस लेने के बाद हम वहाँ से रवाना होंगे। उसी वक्त इंटरकॉम की घंटी ने गुफ्तगू में खलल डाल दिया। डेविड चंद सेकंड तक दूसरी तरफ का पैगाम सुनता रहा, फिर जल्दी आने का वादा करके सिलसिला मुनक़ता कर दिया। एक लंबे घूंट में गिलास खाली करके वो उठा तो मेरा चौंकना फितरी अमर था। रेडियो पर मेरे लिए कोई पैगाम आ रहा है, वो पुरतशवीश लहजे में बोला। ये प्रोग्राम में शामिल नहीं था, न जाने क्या बात है, उसने बताया और फुर्ती के साथ लिबास तब्दील करने में मसरूफ़ हो गया। खिलाफ तवक्का उसकी वापसी खासी देर से हुई। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। तुमने कानून की पाबंदियों से आज़ाद रहकर सफ़र करने के बारे में क्यों पूछा था? उसने आते ही मुझसे दुरुस्त लहजे में सवाल किया था। बस यूँ ही ख्याल आ गया था, मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो और पक्के साजिशी मालूम होते हो। पता नहीं स्लाइट ने किस जुर्म की सज़ा में तुम्हें मेरे ही सर पर मुसल्लत किया है। अगर तुमने मुझसे खुलकर बात ना की तो मैं वाकई तुम्हें शूट कर दूंगा। वो तेज़ और वसीले लहजे में गुर्राते हुए बोला। तुम बिला वजह साफ सता हो रहे हो।
सुकून से बैठकर बताओ कि क्या मुआवजा है तो तुम्हारी परेशानी का हल सोचा जा सकेगा। इस तरह धमकियां देकर तुम हमें खुदकुशी पर मजबूर कर दोगे। मैंने भी खुश लहजे में कहा, तुम काली जुबान वाले हो, जो बक रहे हो वो खुद ब खुद होता चला जा रहा है। वो गुस्से में एकदम फट पड़ा। फ्रांसीसी बहरिया की एक गन बोट रोसाली के करीब मंडला रही है। उन्हीं का पैगाम था। वो हमें रोक कर जहाज की तलाशी लेना चाहते। वो खबर सुनकर मेरे असाब झंझना उठे और मैंने बरजस्ता डेविड से सवाल किया, मगर तुम तो बता रहे थे कि रोसाली इस वक्त बैनुल-अक़वामी समंदर में सफर कर रहे। कोई धोस और धांधली पर उतर आए तो कोई दलील नहीं चलती। वो गुस्से और जलाहट के आलम में बोला, तुमने सुना नहीं कि वो आम लांच नहीं बल्कि गन बोट है। उन्होंने मेरी हर दलील को मुस्तरद कर दिया और धमकी दी कि अगर अगले 1 घंटे में जहाज के लंगर ना डाले गए तो फायरिंग करके रोसाली को सफर के नाकाबिल बना देंगे और इसके नतीजे में होने वाली जानी और माली नुकसान की सारी जिम्मेदारी मेरी गर्दन पर होगी। उन्होंने तलाशी का कोई जवाब तो बताया होगा। उस वक्त मेरा जहन तेजी के साथ काम कर रहा था, लेकिन हम ऐसी नाजुक सूरत हाल से दो चार थे कि फरार की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। तुम्हारा ही मामला मालूम होता है। उन्हें रोसाली पर कुछ मफरूर मुजरमों की तलाश है। पहले उन्होंने मुजरमों को अपने हवाले करने का मुतालबा किया था। मैंने ऐसे अफराद की मौजूदगी से इनकार किया तो वह तलाशी का मुतालबा कर बैठे। लबो लहजे से क्या वो वाकई फ्रेंच लगते हैं? उनके जिस अफसर ने मुझसे बात की वो तो कम अज कम फ्रेंच ही था। तुम्हें उसकी असलियत पर शुबा नहीं होना चाहिए। वो जहाज पर आकर अपनी शनाख्त दिखाने पर हम आता है। उसने मेरा मकसद समझते हुए कहा, शनाख्त दिखाते दिखाते हमें वो बेबस भी कर सकते हैं। मैंने सोचते हुए कहा, फिर गन बोर्ड की बात भी बस जुबानी है। बाहर कोहर के बायस कुछ नजर नहीं आएगा। वो करीब आए तो जब ही पता चल सकेगा। और वो वाकई इतने ताकतवर है या हमें सिर्फ गीदड़ भपकी दे रहे हैं। ये ना भूलो कि हमारे करीब आकर वो भी बहुत बड़ा खतरा मोल लेंगे। उन्हें क्या मालूम कि हम बिल्कुल खैर मुसल्ला हैं। उन्हें यह डर रहेगा कि अगर हमें उनके झूठ का अंदाजा हो गया तो उनके जद में आते ही हम अर्शी की बुलंदी का फायदा उठाते हुए उन्हें बोर्ड समेत तहस नहस कर देंगे। उनके पास हमारी तस्वीर तो हरगिज ना होगी। मैंने चंद सानियों तक सोचने के बाद कहा, उनसे बचने की एक ही सूरत है कि हम लिबास और हुलिया बदल कर तुम्हारे अमले में शामिल हो जाएं। तादाद में 2 का इजाफा कहाँ जाएगा? मेरे पास तो सिर्फ अपने अमले की सफरी दस्तावेजात हैं। वो पूरी फौज तो नहीं लाए होंगे। 2 आदमी तो इतने बड़े जहाज पर कहीं भी छुप सकते हैं। ये कोशिश तुम कर लेना, मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है। जरूरत पड़े तो तुम्हें कार्गो होल्ड में घुसने की आज़ादी होगी। मैं अपने किसी आदमी को दाव पर नहीं लगाऊंगा। उनकी तादाद कितनी भी हो, वो जहाज का चप्पा चप्पा देखेंगे। अगर उन्होंने समंदर में चलते जहाज को रोका है तो किसी यकीन की बिना पर रोका होगा। बदकिस्मती से हम दोनों ही अनाड़ी हैं। तुम्हारे 2 तैराक अर्शे की दूसरी तरफ से बोट की वापसी तक के लिए समंदर में कूद जाएं तो तादाद भी दुरुस्त हो सकती है। बोट की वापसी तक वो ठंडे पानी में ठिठर कर मर चुके होंगे। तुम उन्हें गोताखोरी का लिबास दे सकते हो। मैंने उसकी बात काट कर कहा, ताकि बोट के जहाज के चारों तरफ घूमने की सूरत में वो सेरे आप जा सके। वो लिबास उन्हें सर्दी से भी बचाए रखेंगे। बुनियादी बात यह है कि तुम्हारे लिए अपने 2 आदमियों को मैं खतरे में नहीं झोंक सकता। उसने फैसला कुल लहजे में कहा, फिर तुम इन इतराफ की समंदरी जिंदगी से भी बेखबर हो तो हैकल मौजों के रेले में यहाँ जा बजा शार्क मछलियाँ मिलेंगी। उनमें से एक भी निकल आई तो पानी में उतरे हुए किसी मल्लाह का सुराग तक नहीं मिलेगा। उसकी आखिरी बात में वजन था, इसलिए मुझे खामोश होना पड़ा। अब तन बतकदीर होकर सूरत-ए-हाल का सामना करने के अलावा और कोई चाराकार नजर नहीं आ रहा था। फिर हमें 2 इस्तेमाल शुदा टांगरियां मंगवा दो। सितारे यावर रहे तो शायद हम आने वाले की निगाहों में धोल चौंकने में कामयाब हो जाएं। मैंने उसके सामने हथियार डालते हुए कहा, इंजन रूम तुम्हारे लिए सबसे बेहतर रहेगा। वो नरम पड़ते हुए बोला, हाथ मुंह काले करके तुम खुद को पूरी तरह छुपा सकोगे। उसी वक्त फिजा में किसी हूटर की आवाज़ गूंजी जो रोसाली का नहीं था। शायद गन बोट वाले अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे थे। इंजन रूम में तल्ख अंदाज में हंसा। मसला तो यही है कि हमें जहाज की साख से पूरी वाकफियत नहीं है। हो सकता है कि हम उनके एक आदमी से बचने की कोशिश में बेखबरी में दूसरे के सामने जा खड़े हो, वरना हमें बुज़दिलों की तरह अपनी जगह दूसरों को रगड़वाने का शौक नहीं है। बात फिर वही आ जाती है कि मैं अमले के लिए नया आदमी हूँ। काम और ड्यूटी से हटकर वो मेरी बात क्यों मानेंगे? अगर मैंने धोस देने की कोशिश की तो उनकी रस्मी हमायत से भी महरूम हो जाऊंगा और वह सब तुम दोनों को पकड़कर आने वालों के सामने डाल देंगे। मैं ऐसा कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। इसे फ़हम व तफ़हीम में काफ़ी देर गुजर गई और आखिरकार हम मैली टांगरियों की मईत में इंजन रूम की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में वह हम दोनों को इंजन रूम की रवायती एहतियाती तदाबीर से आगाह करता रहा, जिन पर अमल करके हम वहाँ मौजूद अमले के काम में खलल अंदाज हुए बगैर खुद को मसरूफ़ रख सकते थे। निचली मंजिल पर इंजन रूम तक पहुंचने से पहले ही शोर और इर्तियाश में इस कदर वहशत अंगेज इजाफा हो गया था कि मैंने वहां पनाह लेने का इरादा तर्क कर दिया। उस माहौल में चंद मिनट गुजारने के बाद जहन कोई भी ढंग की बात सोचने के काबिल न रह जाता। मेरी फरमाइश पर डेविड ने रास्ता तब्दील कर दिया और थोड़ी सी मुसाफत के बाद हम एक वसी अरीज लेकिन नमनाक और बड़ी हद तक नीम तारीख खुदाम में छोड़कर चला गया। अब जो कुछ ना हो चाहे कम है। तखलिया मुयस्सर आते ही मैंने सुल्तान शाह से कहा, मुझे यकीन नहीं है कि वह फ्रांस की बहरी पुलिस होगी। ये यकीनन जी की कार्रवाई है, वरना फ्रांसीसियों को हमसे क्या दिलचस्पी हो सकती है।
आज का दिन तुम्हारा है, इसलिए मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। वो पुरतशवीश लहजे में बोला। वैसे मुझे भी आसार मायूस कुन नजर आ रहे हैं। गालबन उन्होंने सारा दिन गुजार कर अपनी कार्रवाई के लिए तनिस्ता शाम का वक्त मुंतखब किया है ताकि कोहर की चादर उनकी कार्रवाई को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके। लेकिन डेविड बिल्कुल उल्लू का पट्टा है। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत चौंक कर कहा। उसे उनकी बात पर यकीन करने के बजाय किसी करीब तरीन बंदरगाह या जहाज से रब्ता कायम करके फ्रांसीसी हुकाम से उस छापे की तस्दीक करना चाहिए थी। अगर वो लाइमी का इजहार करते तो वो बहरी कज़ाकी का खतरा जाहिर करके साहिल से मदद भी तलब कर सकता था। हर आदमी की खोपड़ी तुम्हारी जैसी नहीं हो सकती। जब दिल में चोर हो तो कानून के किसी मुहाफ़िज़ का नाम सामने आते ही ओसान खता हो जाते हैं। वो ये सोच नहीं सका होगा कि आने वाले बहरूपी हो सकते हैं, या दूसरी वजह यह हो सकती है कि वो इस वक्त हर रेडियाई राब्ते की रेंज से बाहर हो। साहिल से फासला भी अहमियत रखता है। हो सकता है कि जब तक वहाँ से मदद आती आने वाले अपना काम करके लौट जाते। मैंने खुद ही अपने ख्याल की तरदीद करते हुए बुलंद आवाज़ में सोचा, उसे ऊपर जाकर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया होगा और अब किसी भी वक्त जहाज़ के लंगर टाले जा सकते हैं। हम दोनों काफ़ी देर तक वहाँ बैठे मुख्तलिफ समतों से आने वाली आवाज़ों पर गौर करके आपस में राय सनी करते रहे। मेरा ख्याल था कि समुद्री लहरों के अचकोलों के लिहाज से वो गोदाम 5 नंबर कैबिन से बहुत बेहतर था। आखिरकार हमें लंगर की 2 हैकल जंजीर की कड़ियों की आवाज़ सुनाई थी, जिसका मतलब था कि रोजाली की रफ्तार दम तोड़ चुकी थी और कहर में घिरे हुए गजबनाक समंदर के सीने में लंगर उतारे जा रहे थे। खेल किसी भी लम्हे शुरू हो सकता था। हम दोनों सनसनी और हिजान के आलम में गुंग होकर रह गए थे। दुनिया और जहाँ के मौज़ूआत पर मुख्तलिफ औकात में हम इतनी बकवास कर चुके थे कि अपनी ज़िंदगी के उस नाजुक मोड़ पर हमारे लिए एक दूसरे से कहने के लिए कुछ भी नहीं रह गया था। वो मेरी हल से वाकिफ़ था और मैं उसकी कैफियत अच्छी तरह समझ रहा था। और फिर वही हुआ जो ऐसे असाब शिकन लम्हात में हुआ करता है। सुल्तान शाह ने असाबी तनाव से निजात पाने के लिए अचानक ही गजाला का जिक्र छेड़ दिया और मेरे वजूद में दर्द की एक मीठी सी लहर तोड़ गई। जज्बात की शदीद ज़हनी लहर में वक्ती तौर पर यह फरामोश कर बैठा था कि मैं कहाँ और किन मुश्किल हालात से दो चार हूँ। लिहाजा मेरे कान भारी कदमों की वो चाप न सुन सके जो लहजा बलहजा करीब आते जा रही थी। उन आहटों पर मेरा कोई रद्दमल न देखकर सुल्तान शाह ने बेरहमी के साथ मुझे झंझोड़ कर रख दिया। वो शायद इसी तरफ आ रहे हैं। होश में आओ वरना गर्दन में रस्सी बांध कर ले जाएंगे। उसकी अजियानी सरगोशी ने मुझे गजाला के दर्द व करब में डूबे हुए तसव्वुर की हसीन वादियों से निकाल कर रोजाली के उस नमनाक और नीम तारीख गोदाम में ला फेंका। जो भी शहतिरों पर 2 आदमियों के कदमों की चाप यकायक मालूम होगी। वो रुक गए थे। यह मुइज़ाना तौर पर जहाज के पहने में नमदार होने वाले किसी सुराग से खौफनाक मौजों की नजरों गए थे। मैं ख्वाबनाक जहन के साथ बस उसी कदर सोच सका था कि आवाज़ें फिर करीब आने लगी। वो यूं थम थम कर बढ़ रहे थे जैसे गोदाम में कदम रखने से पहले हमें सिसका कर अदमुआ कर देना चाहते हो। हम दोनों एक दूसरे के साथ शाने से शाना मिलाए बेआवाज़ कदमों से सिरक कर उसी दीवार से चिपक गए जिसमें सामान के दाखिले के लिए वसी और अरीज खला छोड़ा गया था। 8 करीब तर होती चली गई। फिर वो दोनों इस कदर अजीब अंदाज में गोदाम में दाखिल हुए थे कि हम दोनों एक सानिये के लिए भी उनकी निगाहों से न बच सके। वो दोनों एक दूसरे से पुश्त मिलाकर उल्टे या सीधी के बजाय पहलू से चलते हुए यूं अंदर आए थे कि एक की निगाहें बराह रास्त हम पर पड़ी थी और दूसरा दाखिली खला के बाद वाली दीवार की तरफ देख रहा था। वो दोनों ही पूरी वर्दियों में मलबूस थे और उनके हाथों में टामिंग करने तभी हुई थी। हमें देखने वाले ने फौरन ही टामिंग गन का दहाना हमारी तरफ तान कर ललकारा था। हैंड्स अप। दूसरे उसके जिस्म की जुम्बश महसूस करते ही आन की आन में उसके बराबर आखड़ा हुआ था। तो टामिंग गन ने पल भर में हमारी चीथड़े उड़ा सकती थी, इसलिए हाथ बुलंद करने के अलावा कोई और सूरत नहीं थी। अपने खदोखाल और लहजे से वो फ्रांसीसी लग रहे थे। उनके चेहरों पर वही पेशा वराना पुख्तगी और संजीदगी छाई हुई थी जो बाकायदा फौजियों का तुर्रा इम्तियाज होती है। उनका एक एक अंदाज ऐसा नपातुला था कि उन पर फौजी न होने का शुबा किया ही नहीं जा सकता था। वो दोनों चंद सानियों तक उसी पोजीशन में खड़े हमको घूरते रहे। फिर दाहिनी तरफ खड़े हुए फौजी ने करत लहजे में बोलना शुरू कर दिया। अपनी दोनों पिंडलियां नंगी करो और दोनों हाथ सामने फैलाकर हथेलियां ऊपर की तरफ खोल दो। पहले फौजी की तरफ वो भी फ्रेंच था और अंग्रेजी पर कादरुल कलाम न होने के बावजूद सपाट और आसान अल्फाज में अपना हुक्म सादर करने में कामयाब हो गया था, जो मेरे लिए मायूस कुन साबित हुआ था। हुलिया तब्दील करके और टांगरी पहनकर मैंने ये समझ लिया था कि आने वाले के पास ना हमारी तस्वीर रही होंगी ना वो हमको पहचान सकेगा और यूं बचाव की एक राह निकल आएगी। मगर मैं ये भूल गया था कि हमारा वास्ता जिमी लाइट जैसे चालाक दुश्मन से पड़ा हुआ था, जिसे मालूम था कि ग्रुप 9 के एक हरकारे को जख्मी करते हुए मेरी ताइनी हथेली पर इतना गहरा जख्म आया हुआ था जो इतनी जल्दी नहीं भर सकता था। और डेल्टा कैंप में वीरा के साथी की गोली से सुल्तान शाह की पिंडली जख्मी होने का वाकया तो पिछले दिन ही रुनमा हुआ था। टांगरी का पायजामा पलटते ही जो ही सुल्तान शाह के जख्म पर बंधी हुई पट्टी नमदार हुई। एक फौजी ने दांत पीसते हुए फ्रेंच में कुछ कहा और हमें फौरी तौर पर एक दूसरे से 5 कदम दूर हटने का हुक्म दिया। उस हुक्म की तामील होते ही वो दोनों अपनी टामिगन ने ताने अलग अलग हमारी तरफ बढ़े थे।
करीब आकर मेरी हथेली का खत्म होता जख्म देखते ही वो फौजी कहर अमेज लहजे में अंग्रेजी में हो रहा था, और ये दूसरा बास्टर्ड है। अब कप्तान से पूछेंगे कि इन दोनों को इसकी माँ ने कब जन्म दिया था। उसका एक एक लफ्ज तो हीन अमेज और इश्तिहाल अंगेज था, मगर इस वक्त मेरे दिमाग पर मायूसी की कहर जमना शुरू हो गई थी। लिहाजा मैं खाली और ज़हनी के आलम में उसे खोरता रह गया। जुबान से कुछ न कह सका। वो तुम तल्ख और गंदी जुबान में हदायत देकर हमें लेकर ऊपर अर्शे पर पहुंचे तो वहां डेविड कार्टरल मुजरमाना अंदाज में हाथ बुलंद की रेलिंग के पास खड़ा था। उसके करीब जोनास के अलावा उसका एक और मातहत भी मौजूद था। उन तीनों को एक तीसरे फौजी ने अपनी खुदकार गन की इज्जत पर लिया हुआ था। उस फौजी के पीछे वर्दी में मलबूस एक अधेड़ उम्र शख्स मौजूद था, जो वर्दी पर लगे हुए निशानात और अपनी अफसराना अंदाज के बायस उन तीनों का कमांडर नजर आ रहा था। हमें डेविड और उसके मातहतों की तरफ धकेल कर हमें लाने वालों में से एक ने फ्रेंच में अपने कमांडर को हमारे बारे में अपनी कारगुजारी से आगाह करना शुरू कर दिया। उसी असना में मेरी और डेविड की निगाहें चार हुई तो उसका चेहरा सर्द पड़ा हुआ था। हमें बचाने की कोशिश में नाकामी के बाद उसे हमारे नामालूम अंजाम का मलाल था और खुद अपने अंजाम से बेखबर था। तुम कुतिया के बच्चे! फौजी की खामोश होते ही कमांडर डेविड कार्टरल पर अंग्रेजी में बरस पड़ा। तुम तो इनके वजूद से इनकारी थे, फिर अब ये किसकी कोख से निकले मुझे कुछ मालूम नहीं। ये मेरी बेखबरी में जहाज पर चढ़े होंगे। डेविड ने कमजोर लहजे में अपना दिफा किया। बेखबरी! कमांडर गुस्सीले लहजे में धाड़ा और इश्तियाल के आलम में उसने अपने बगली होस्टर से पिस्तौल निकालकर डेविड की खोपड़ी पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। तो चलो हमेशा के लिए बेखबरी के जहन्नुम में जाओ। पहली गोली खता हुई, दूसरी डेविड की पेशानी में उतर गई, तीसरी उसकी बाईं आंख को भयानक कार में बदलती हुई कासा सर में गई मालूम होगी और डेविड के कदम लड़खड़ा गए। वो एक खरबनाक चीख के साथ अर्शे की रेलिंग से होता हुआ समंदर की सफाक मौजों में पुरशोर छपाके के साथ जा गिरा। उसके रेलिंग पर से समंदर में गिरते गिरते भी कमांडर ने मजीद तो गोलियां उसके दम तोड़ते हुए बतन में उतारी थी। इंसानियों के लिए अर्शे की फिजा पर मौत का सन्नाटा छा गया। कोहरालूद फिजा में बारूद का धुआं जगह जगह अंगड़ाइयां ले रहा था, लेकिन सब मोहर बलब थे। कमांडर की दीवानगी देखते हुए कोई भी उसकी बर्बरियत पर एहतजाज करने की जुर्रात नहीं कर सका था। आखिर उस सकूत को कमांडर ही ने अपने मातहतों से मुखातब होकर तोड़ा। इस बार भी वो फ्रेंच बोल रहा था, लेकिन यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई खारिज द कुत्ता अपने जख्मों में लगी हुई चोंकों से परेशान होकर चिल्ला रहा हो। एक फौजी हम तमाम कैदियों पर टामी गन ताने रहा, दूसरा वाकी टाकी पर किसी से बात करने में मसरूफ हो गया और तीसरा जहाज के करीब समंदर में ठहरी हुई गन बोट वालों से कुछ कहने लगा। मुझे डेविड की मौत का बड़ा कलक था। वो बिल्कुल बेगुनाह मारा गया था। सबसे बड़ी बात यह थी कि वो बुनियादी तौर पर कानून की पासदारी करने वाला एक शरीफ इंसान था, जो एक मगलूब और गज़ब दरिंदे का शिकार हो गया था। अगर वो वाकई फौजी अफसर था तो उसे इंसानों की गैर कानूनी नकलो हमल के जुर्म में किसी को गोली मारने का कोई इख्तियार नहीं था, लेकिन उन्होंने जख्मों की बिना पर हम दोनों को शिनाख्त करके खुद ही अपने कामयाब ड्रामे का भांडा फोड़ दिया था। अपनी तमाम तरबियत और रख रखाव के बावजूद वो किसी तरह भी पेशावर फौजी नहीं थे, क्योंकि दुनिया के किसी भी खित्ते में फौजियों को महाज से दूर दरिंदगी दिखाने की तरबियत नहीं दी जाती, जबकि महाज पर यही दरिंदगी और बेरहमी शुजात की हसीन और फिक्र अंगेज कहानियों का उन्वान बन जाती है। मैंने दिल ही दिल में अहद किया कि अगर ज़रा भी मौका मिल गया तो मैं उस कमांडर से डेविड की मौत का इंतकाम जरूर लूँगा, खास उसके लिए मुझे एक बार फ्रांस का सफ़र ही क्यों न करना पड़े। दिन के मुकाबले में उस वक्त सर्दी ज़्यादा शदीद थी, कुछ हवाएं भी चल रही थीं, लेकिन रूह फरसां वाक़यात की तेज़ी ने मौसम की शिद्दत के एहसास को बिल्कुल ही स्लिप कर लिया था और मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि कमांडर अब अर्शे पर क्यों टिका हुआ था। बज़ाहिर तो हमारी गिरफ्तारी के बाद उसका मकसद हासिल हो गया था और उसे वक्त ज़ाया किए बगैर रवाना हो जाना चाहिए था। चंद मिनट बाद अर्शे पर एक समत से मजीद तो इंसानी हेवले उभरे और पता चला कि वो दोनों भी नुवारदों की टोली से ताल्लुक़ रखते थे। उन दोनों में एक तीसरा फौजी रस्से की मदद से मजबूत आयनी संदूक अर्शे पर खींच चुका था। नए आने वालों ने कमांडर को एक बार फिर रिपोर्ट दी और उनके हाथों में मैं एक संदूक देखकर दंग रह गया। यह संदूक रिमोट कंट्रोल बम है जो जहाज की तबाही और करकाबी के लिए काफ़ी है। कमांडर ने जोनास और उसके साथी से मुखातब होकर कहना शुरू किया, इसका कंट्रोल यूनिट हमारे पास है और हम बम जहाज की तह में लगा रहे हैं ताकि मुजरमों के साथ हमारी वापसी पर तुम कोई शरारत न कर सको। मेरे आदमियों ने रिपोर्ट दी है कि जहाज पर कहीं भी असलिहा की मौजूदगी के आसार नहीं मिले। यह बात तुम्हारे हक में बहुत अच्छी है। अगर वापसी पर हमको ना छेड़ा गया तो ये बम यूं ही पड़ा रहेगा। तुम कहीं भी इसे गहरे समंदर में फेंक देना, लेकिन हमारे साथ जरा भी शरारत हुई तो हमले समेत जहाज का मलबा मिनटों में समंदर की तह में पहुंचा दिया जाएगा। हम कानून का एहतराम करते हैं। जोनास ने खौफजदा और हकलाई हुई आवाज़ में कहा, हम कोई शरारत नहीं करेंगे। खुदा के लिए ये तबाहकुन बम यहाँ ना छोड़ो। करीब ही लगी हुई जर्द लाइट के इनकास में कमांडर के पतले पतले होंठों पर सफाकाना मुस्कुराहट फैल गई। ये यकीन करो कि वो बम इन दोनों कैदियों से कम खतरनाक है जिन्हें हम साथ ले जा रहे हैं। जब तुमने इन्हें पनाह दी हुई थी तो कुछ देर बम को भी बर्दाश्त करो। उसका लहजा जहरीला था। जोनास खौफ से अपने होंठों पर जुबान फेर कर रह गया।
बम फटे जाना फटे, इसकी मौजूदगी के इंकशाफ के साथ ही हमारे अमले में सरसहमगी फैल जाएगी। हो सकता है कि कुछ लोग खौफनाक लहरों और शार्क मछलियों की परवाह किए बगैर समंदर में छलांग लगाते। चुनाज के साथ ही ने सहमी आवाज में फरियाद की जो उस पर असरअंदाज ना हो सकी। तुरममेज रवैये की बजाय उसके पतले पतले होंठों पर हल्का सा खिंचाव नमूदार हुआ था, जैसे वो मलाहों में फैलने वाले खौफ और हिरास का तसव्वुर करके दिल ही दिल में खुश हो रहा हो। फिर वो सपाट लहजे में बोला था, जिनकी मौत आ गई है उन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। वो हर खतरे को नज़रअंदाज करके ज़रूर खुदकुशी की अंधी कोशिश करेंगे, लेकिन तुम दोनों का रोल बहुत अहम होगा। तुम उन्हें जहाज़ पर बारूदी ढेर की मौजूदगी से क्यों आगाह करना चाहती हो? क्या तुम्हें अपने आदमियों पर एतमाद नहीं रहा है? चंद सानियों के लिए वो सटपटा गए, जैसे उनसे कमांडर के सवालात के जवाब न बन पा रहे। फिर चुनाज ने ही संभाला लिया था, हमें कुछ नहीं मालूम अब क्या करना होगा। इन सब से काम लेने वाला अपनी बदकिस्मती से तुम्हारे हाथों मौत के घाट उतर चुका है।